नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच ही अब राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उद्योगपति गौतम अडानी पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जब बीजेपी एनसीपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही थी तो इसका हिस्सा गौतम अडानी भी थे। अजित पवार ने एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजेपी एनसीपी के बीच 5 साल पहले हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर गौतम अडानी, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह और शरद पवार की गुप्त मुलाकातें भी हुई थी। बता दें कि अजित पवार ने उस वक्त एनसीपी बीजेपी गठबंधन का ऐलान करके बगावत भी कर दी थी। उस बगावत की वजह यह थी कि शरद पवार ने इस गठबंधन से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने अजित पवार के बयान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने बड़ा खुलासा करके बताया कि जब 2019 में अमित शाह महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे तो उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। इसके बाद सुप्रिया सुले ने दूसरी खबर बताई कि IANS ने अपनी एक फर्जी सर्वे में बताया है कि अजित पवार गुट वाली एनसीपी मुंबई में 5 सीटें जीत रही है, जबकि वो लड़ी मात्र 3 सीटों पर रही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस IANS के मालिक वही गौतम अडानी हैं जो सरकार गिराने वाली मीटिंग का हिस्सा थे। सुप्रिया फिर कहती हैं कि और ये वही गौतम अडानी हैं जिनको मुंबई की लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर बीजेपी की फडणवीस शिंदे सरकार ने दी। सुप्रिया कहती हैं कि क्या आप समझे खेल? बाकी लोग कह रहे हैं कि तो अडानी ने पवार और बीजेपी का गठबंधन करवाया था। गठबंधन सरकार ही अडानी चला रहे हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध करने वाले महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी और सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने अब मोदी के नारे का समर्थन किया। उन्होंने मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का समर्थन किया, लेकिन योगी के नारे को महाराष्ट्र की वैचारिक विरासत से अलग बताया। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत एकजुट रहेगा तो सेफ रहेगा। उन्होंने कहा कि उस नारे में कुछ भी गलत नहीं है, मुझे यहाँ कोई मुद्दा नहीं दिखता। अगर हम साथ रहेंगे तो हर कोई समृद्ध होगा। वोटर्स बुधवार को यानी कल झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 पर वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही देश भर में अलग अलग राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल में हाई प्रोफाइल वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपना चुनावी डेब्यू कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट भी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार प्रसार का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ ADO पंचायत अकबरपुर नजर आ रहे हैं। वो भी कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पक्ष में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ प्रचार कर रहे हैं। सपा सांसद लालाजी वर्मा ने मंत्री के साथ प्रचार करते ADO पंचायत की फोटो सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट की है। साथ ही लिखा है कि क्या भाजपा अधिकारियों के बल से बूथ पर चुनाव जीतना चाहती है। सांसद ने लिखा कि क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे एक दिन में 2 बार हेलीकॉप्टर चेकिंग से खासे खफा हो गए। मंगलवार को वो चुनावी रैली के लिए सोलापुर में थे, जहां चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एक दिन में 2 बार उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ली। इस बात से नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी भी तो सोलापुर में थे, उनके हेलीकॉप्टर को तो चेक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में जब पीएम के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तो एक शख्स को सस्पेंड कर दिया गया था। ठाकरे ने कहा कि मुझे चुनाव अधिकारियों से शिकायत नहीं है, बल्कि शिकायत उन लोगों से है जो जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं। बता दें, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो अधिकारियों की वीडियो रिकॉर्ड करते देखे गए। ठाकरे का हेलीपैड पर अधिकारियों के साथ बहस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अधिकारियों से आई कार्ड दिखाने के लिए कह रहे हैं और नाम पूछ रहे हैं। उद्धव इसी वीडियो में पूछते हैं कि इससे पहले किसका बैग चेक किया, मोदी आए थे उनका किया क्या। उद्धव ठाकरे इसके बाद अपना बैग चेक करवाते हुए दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे के बैग की बार बार जांच पर संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच करोड़ों का लेन देन हो रहा है।
राउत ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम करता है, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने 25-25 करोड़ रुपए भेजे हैं। क्या चुनाव आयोग महायुति नेताओं के सामान और हेलीकॉप्टर की जांच करता है? क्या महायुति नेताओं के बैग में केवल अंडरवेयर है? जमानत नियम है और जेल एक अपवाद की बार बार टिप्पणी करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 4.5 साल से जेल में बंद गुलफिशा पर 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। इस मामले में वो जेल में हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह महिला यानी याचिकाकर्ता 4 साल और 7 महीने से अंदर जेल में है। 24 तारीखों पर बेंच को स्थगित कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, क्योंकि पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और अन्य 26 तारीखों पर कोई दलील नहीं सुनी गई और मामले को बस स्थगित कर दिया गया। 2 अलग अलग तारीखों पर दलीलें सुनी गई, आदेश सुरक्षित रखा गया। सिब्बल ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है, मुझे यहाँ जमानत चाहिए। सिब्बल ने मुकदमे में देरी और याचिकाकर्ता के लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत के लिए दबाव डाला। जब बेंच ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है, तो सिब्बल ने कहा, यह फिर से चलेगा। बोर्ड के पास पहुंचने पर मामला स्थगित हो जाता है। किसी को 4 साल और 7 साल तक रखने का क्या मतलब है? महीनों जेल में। वो एक महिला है, उम्र 31 साल है, मुकदमा शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा, वो गारंटी के साथ बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है, अन्यथा वो इसमें लिखी गई बातों का सम्मान करते। राहुल गांधी ने ये बातें पूर्वी महाराष्ट्र के गोंदिया में एक रैली में कही। उन्होंने कहा कि लोगों को मोदी से पूछना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कितने किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो महाराष्ट्र में सोयाबीन कपास उत्पादकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, जबकि गरीबों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके बयान के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। अकोला में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है, झूठ के पुलंदा लेकर पार्टी को दिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खुद को भगवान समझने लगे हैं, इनकी मस्ती बढ़ गई है। दिल्ली वाले खुद को विश्वगुरु समझते हैं, इसलिए समय आ गया है कि उनकी सत्ता की गर्मी निकाल दी जाए, इनको इनकी जगह दिखाई जाए। नाना पटोले के इस बयान के बाद बीजेपी नेता पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा कि नाना पटोले का बयान दिखाता है कि विपक्ष का महाविकास आघाड़ी गठबंधन हताश हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक टिप्पणी पर जवाब दिया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए उनकी पहनावे और शक्ल सूरत का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुझ पर बहुत नाराज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और योगी के लिए देश पहले होता है और राजनीतिक स्वार्थवाद में, यही अंतर है एक योगी में और आप में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए देश पहले है क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने यह बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पहले है। उन्होंने कहा यही कारण है कि आप ना सच्चाई बोल पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, कौन एक साधु के वेश में रहते एक अच्छे राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पर बाल भी नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा था ऐसे एक नेता हैं बीजेपी ने पैदा किए हैं। मैं बीजेपी को ये कह रहा हूँ, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी के कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो तो राजनीति से बाहर हो जाओ। खड़गे ने कहा था उसकी पवित्रता क्या रही, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश देते हो, बांटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। आपका काम तो सबको जोड़ना है, सबसे प्रेम से बात करना है, सबको एक रखना है। उन्होंने कहा था कि ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं और गरीबों की बात करते हैं, लोगों में विष भर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे होशियार रहना जरूरी है। अगर ऐसे लोगों को घर में नहीं बिठाएंगे तो संविधान की जगह मनुस्मृति आ जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जीते तो झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री के हवाले से कहा गया है, ये लोग यानी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी एक झूठ फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों को परेशानी होगी। शाह के हवाले से कहा गया है कि हमने तय किया है कि झारखंड में यूसीसी तो जरूर आएगा और घुसपैठ को रोकने के लिए आएगा, लेकिन हमारे आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उन पर यूसीसी का कोई असर नहीं होगा। ईडी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापे मारे हैं। ईडी ने बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और झारखंड में मंगलवार को कई स्थानों पर छापे मारे। मीडिया रिपोर्ट इस खबर से भरी पड़ी है। जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय के अधिकारी दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। ईडी ने झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए पीएमएलए के तहत सितंबर में एक मामला दर्ज किया था। ऐसा आरोप है कि घुसपैठ और तस्करी से आपराधिक आय अर्जित की गई। अयोध्या में स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी देते हुए कहा कि 16 और 17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी। इस धमकी के बाद अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। अब इस मामले पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी आया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि अयोध्या में सुरक्षा की पूरी पुख्ता व्यवस्था है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत के बाद इम्फाल वेस्ट जिले में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। इम्फाल वेस्ट के पुलिस अधीक्षक शिवकांता सिंह ने कहा कि सोमवार को हुई मुठभेड़ के बाद पहाड़ की तरफ से कोत्रुक गांव समेत कांगचुप और फेएंग गांव में लगातार फायरिंग की गई। सदर पहाड़ से हथियारबंद उग्रवादियों ने न केवल फायरिंग की बल्कि कांगचुक गांव में खाली पड़े हुए कुछ मैतेई लोगों के मकानों में आग लगा दी। रात के समय कुछ वाहनों को भी जलाया गया। फिलहाल उन जगहों पर सीआरपीएफ, बीएसएफ और मणिपुर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। मणिपुर का कोत्रुक गांव पहली बार कथित तौर पर वहां हुए ड्रोन हमले के बाद सुर्खियों में आया था। इस बीच जिरीबाम पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ वाली जगह से 2 लोगों के शव बरामद किए हैं। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त 62 साल के लैशराम बरेल और 71 साल के मैबाम केशवो सिंह के रूप में की है। ये दोनों लोग मैती समुदाय के बताए जा रहे हैं जो बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन के एक राहत शिविर में रह रहे थे। केरल सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को निलंबित कर दिया। इन दोनों अधिकारियों पर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस निलंबन की पुष्टि की है। गोपाल कृष्ण पर धर्म के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आरोप है, जबकि एन प्रशांत पर वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना करने का आरोप लगा है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गोपाल कृष्णन से जुड़ा विवाद अक्टूबर महीने के अंत में शुरू हुआ था, जब केरल कैडर के कई आईएएस अधिकारियों को मल्लू हिंदू अधिकारी के नाम से बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था, जिस पर कई अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि गोपाल कृष्णन ने दावा किया था कि उनका फोन हैक कर लिया गया था। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर के एक व्यक्ति फैजान खान से इस मामले में पूछताछ की जा रही थी। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया। पुलिस ने कथित रूप से मंगलवार सुबह फैजान खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह मुंबई पुलिस ने फैजान खान को रायपुर, छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में सुबह तड़के मुंबई पुलिस फैजान को अरेस्ट करने की ट्रांजिट रिमांड के साथ रायपुर पहुंची। फैजान को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अजीबोगरीब दावा किया है। उसने दावा किया है कि उसके दिमाग को कोई मशीन से कंट्रोल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो वो भी इससे हैरान रह गए। जज ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मातृभाषा में बात करने की भी कोशिश की। याचिकाकर्ता की ओर से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका में कहा गया कि कुछ लोगों ने CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी से ह्यूमन ब्रेन रीडिंग मशीनरी हासिल कर ली है। इस तकनीक का इस्तेमाल उनके ऊपर किया गया।
इस मामले में सीबीआई की ओर से कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता पर ऐसी कोई भी फॉरेंसिक जांच नहीं की गई है, ऐसे में मशीन डीएक्टिवेट करने का सवाल ही नहीं होता। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं, जिसके बाद पुतिन ने भी उनकी तारीफ की थी और ट्रंप के ऑफर पर हाँ कहा था। अब ऐसी खबरें हैं कि पुतिन ने ट्रंप से बात की है और युद्ध विराम के फॉर्मूले पर चर्चा की गई है। हालांकि क्रेमलिन ने खबर का खंडन किया है, लेकिन खबर के सुर्खियों में आने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेस्क को तेज कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने समझौते से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बनाई है। ट्रंप की जीत के साथ जैसी आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। जब रूसी सेना यूक्रेनी मोर्चों पर बारूद बरसा रही है, जब यूक्रेन के डोनेस्क को कब्जा करने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक मीम पोस्ट करके जेलेंस्की का मजाक उड़ाया है। मीम में ट्रंप के साथ जेलेंस्की नजर आ रहे हैं और चेहरे पर चिंता के भाव हैं। उसके बाद जेलेंस्की के सिर पर डॉलर बरसने लगते हैं। जूनियर ट्रंप ने मीम के कैप्शन में लिखा है पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप डॉलर भत्ता बंद होने से 38 दिन दूर हों। बता दें 20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ रुपए की मदद बंद हो सकती है, यानी जंग में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। घटनाक्रम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस बीच रिपोर्ट ये भी है कि ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत भी हुई। 10 नवंबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच समाधान पर भी बातचीत हुई। तो क्या यूक्रेन युद्ध विराम का ब्लूप्रिंट पुतिन और ट्रंप के बीच तय हो चुका है? इस बातचीत के बाद ही यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए। दरअसल माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप युद्ध विराम का मसौदा सार्वजनिक कर सकते हैं। पोलैंड सरकार की रिपोर्ट है कि ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही अपने यूक्रेन प्लान का ऐलान करने वाले हैं। इस शांति प्रस्ताव के सार्वजनिक होने से पहले ही पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेस्क को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है, यानी पूरे डोनेस्क पर रूस का कब्जा जमाना, ताकि शांतिपूर्ण वार्ता डील में यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर चुके ट्रंप धीरे धीरे अपनी टीम का गठन करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बनाया है। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख वॉल्ट्ज अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रेटजी की वकालत करते हैं। वो देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के ट्रंप के वादों के पुरजोर हिमायती हैं। माइक वॉल्ट्ज रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे युद्ध के बीच अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। माइक को चीन ईरान के लिए सख्त और भारत के प्रति नरम रुख रखने वाला माना जाता है। उनकी नियुक्ति से ट्रंप ने अपनी विदेश नीति पर एक संकेत भी देने की कोशिश की है। ट्रंप के नए NSA माइक वॉल्ट्ज के सामने अमेरिकी विदेश नीति से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं। अमेरिकी में NSA का पद काफी अहम है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। NSA का काम टॉप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाते हुए राष्ट्रपति की नीतियों को लागू करना होता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में मार्को रूबियो को अहम पद मिल सकता है। यह ऐसा फैसला होगा जिसके बारे में किसी वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था। मार्को रूबियो अपने राजनीतिक करियर में साल 2016 से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो साल 2010 से अमेरिकी सीनेट के सदस्य हैं। वो साल 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रेस के दौरान से ही ट्रंप के बड़े आलोचक रहे हैं। ट्रंप सार्वजनिक तौर पर उन्हें लिटिल मार्को कहा करते हैं, जबकि मार्को ट्रंप को स्मॉल हैंड्स कहते थे। बाद में मार्को और ट्रंप के रिश्ते बेहतर हो गए और मार्को ने ट्रंप के साथ उनका चुनाव प्रचार भी किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।